से जो चलता आया परंपरा है, तो इसके चलते बेटी जो है आप देखें कि जब अपने ससुराल चली जाती है तो पिता के संपत्ति में हक नहीं लेती है। लेकिन जो नाना नानी का संपत्ति है, अगर मान लेते हैं आपके नाना या नानी का जो संपत्ति है, तो उसका जब बंटवारा होता है तो उसमें कानूनी रूप से एक हक जो है वो बेटी का होता है। अब बेटी के जो बच्चे हैं वो भी उस संपत्ति के हकदार हैं, वो भी उस संपत्ति के कानूनी हकदार भी हैं। इसलिए कि माँ का जो भी हक है, अगर वो माँ हक वो प्राप्त करती है तो जो उनके बच्चे हैं उनका भी जो है अधिकार बनता है। अब है कि लेकिन माँ अगर मान लेते हैं वो शेयर अपने भाइयों को रिलीज कर देती है, बेटी जो है वो संपत्ति नहीं लेती है, बहन जो है वो संपत्ति नहीं लेती है, वो अगर अपने भाइयों के नाम कर देती है तो फिर आप जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन कानूनी रूप से अधिकार जो है वो प्राप्त है। जो सामाजिक परंपरा है उसमें आज भी देखें तो बेटी जो है जब ससुराल चली जाती है तो जो अपना पिता का संपत्ति है उसमें हक वो मांगने के लिए आती ही नहीं है। और ये अभी आपको समाज में जो है ये देखने को, अगर बात करें खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो शहरी इलाका है उसमें अब जो है ये सारा, अगर देखें मान लेते हैं कोई बड़ा बड़ा शहर है तो वहाँ पर एक प्रचलन सा हो गया है कि पिता का संपत्ति है तो उसको वो बेटी को भी प्राप्त होता है। सवाल है कि सर मेरी नाना की संपत्ति का बंटवारा 5 मामा के बीच 2017 में हो चुका है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्या मैं संपत्ति के लिए केस दायर कर सकता हूँ? देखिए बिल्कुल आप अपने माँ के द्वारा जो पार्टीशन सूट करवा सकते हैं और नाना के संपत्ति में अगर जो है ना नाना का जो भी संपत्ति है ना, उसमें आप कानूनी रूप से हक जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कि पार्टीशन जो है ये सिविल कोर्ट में एक बंटवारा का केस होगा, इससे आप जो है संपत्ति का जो भी संपत्ति है वो इक्वली आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 5 मामा का तो शेयर होगा ही, साथ में जितनी उनकी बहन है सबको जो है कानूनी रूप से अधिकार होगा। सवाल है कि सर मेरे पापा 6 भाई हैं और दादा के नाम से जमीन है और यहाँ पर जो कुछ जमीन मुझे चाचा के नाम से है, जो मेरे पापा और सभी भाई साथ में थे, तो रजिस्ट्री जो है वहाँ पर साझी में हुआ था। अब यहाँ पर सीओ लेवल पर बंटवारा के लिए जब शेड्यूल बनाया है सभी के संपत्ति के अनुसार, अब 6 भाइयों में से एक भाई सिग्नेचर नहीं कर रहा है, तब जो है बंटवारा कैसे होगा? देखें सीओ के द्वारा तब ऐसा है कि सीओ को अधिकार है कि वो उसको नोटिस करके जवाब मांगेगा कि आप ऐसा क्यों, क्या समस्या है। देखें लड़ाई का तो कोई अंत नहीं है, जितना आप आगे बढ़ सकें। एक कानूनी प्रक्रिया तो अंतिम फैसला तो एक होता ही है, जो जब अगर कानूनी रूप से हो जाएगा तो वो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन सीओ के पास आवेदन दे सकते हैं कि एक भाई जो है वो उस सभी लोग सिग्नेचर कर रहे हैं, एक जो है वो सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा कि आखिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। जब एक तरह से सभी सहमत हैं उसके बाद देखा जाएगा सारा जमीन का जो है वेरीफाई करने के बाद, अगर सारा कुछ सही पाया जाएगा, किसी प्रकार का टी अगर नहीं पाया जाएगा तो हो सकता है कि आपका मोटेशन कायम भी कर दिया जाए, यदि आपका सभी लोगों का सहमति है, सिर्फ एक लोगों का सहमति नहीं है। तो सवाल है यदि मैं नाबालिग हूँ और मेरे पिता का देहांत हो जाता है और मेरी माता हमारी जमीन बेचकर मुझे छोड़कर दूसरा शादी कर लेती है, तो हम बालिग होने पर उस जमीन को वापस ले सकते हैं या नहीं? पर एक जो है यहाँ पर तत्काल में बना, बिल्कुल देखें यदि आप नाबालिग हैं और आपके जो पिता है, पिता का मान लेते हैं देहांत हो जाता है और संपत्ति जो है वो पिता का है, संपत्ति पिता का है, या हो सकता है कि संपत्ति पैतृक हो, तब तो और आसान हो गया। तो माता अगर जमीन माता के द्वारा बेचा गया, ठीक है, और आप नाबालिग थे, तो आप जो है वहां पर केस फाइल कर सकते हैं और संपत्ति को वापस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कि पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति को जो है अगर माता के द्वारा बेचा जा रहा है तो वो तो सही बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि उस संपत्ति के उत्तराधिकारी, उसको वो पिता को भी बेचना गलत था, है ना। उस संपत्ति के आप उत्तराधिकारी हैं, तो आप चाहें तो केस फाइल करके, अगर आपका केस मजबूत होता है, आपके पक्ष में गवाह होते हैं, आपके पास सारा सबूत है, तो उस केस में जो है आपके पास जमीन का सारा कागजात है,
तो उस केस में आप केस जीत सकते हैं और संपत्ति को वापस पा सकते हैं। सवाल है कि सर मैं मुजफ्फरपुर हूँ, मेरे चाचा पापा दोनों के नाम से है और 2 जगह जो है आपस यहाँ पर बंटवारा करके घर बना कर रहे हैं और पड़ोस का औरत ने जो है चुपके से लिखवा ली मेरे जो है चाचा से, बोलते हैं कि घर हटाना पड़ेगा, 144 भी लगा दिया है ना। देखें, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कानूनी रूप से सबसे पहले जो पैतृक संपत्ति है, एक होता है कि खरीदा हुआ संपत्ति है, एक होता है कि पैतृक संपत्ति है, दोनों के नाम से या जिनके भी नाम से है। पैतृक संपत्ति को अगर जो सबसे पहला खरीदार होगा वो जो फरीक होगा वही होगा, मतलब भाई लोग ही हो सकते हैं पहला खरीदार। अगर आप उनको नहीं देते हैं, ठीक है, और आप जिसको दे रहे हैं वही कीमत आपको आपके भाई लोग भी देने को तैयार हैं और भाई लोग वो संपत्ति के अगल बगल हैं, तो आपको पहला जो है दायित्व बनता है कि आपको उनको देना पड़ेगा। ये कानूनी अधिकार है और इस पे हम जजमेंट भी बताए हुए, आप जजमेंट स्टोरी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जजमेंट भी मिलेगा और आगे भी इसमें बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जो आपके बीच हम लाने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए तो ये जो है अगर नहीं दिया गया, ठीक है, और चुपके से किसी अन्य को बेच दिया गया तो धारा 144 लगने से कुछ नहीं होने वाला। आप उसका पहल करें और आप इस मामले को सिविल कोर्ट में ले जाएं, ठीक है, कि भाई हाँ, लेकिन वो अगर ऐसा होता है कि भाई कहेगा नहीं हम संपत्ति तो बेचेंगे ही, तो आपको यानी जो एक तरह से जो संपत्ति का कीमत है आपको वो संपत्ति खरीदना पड़ेगा फिर। इसलिए भाई तो हिस्सेदार है ही, वो तो अपना हक लेगा ही, लेकिन अगर वो हक अपना बेचेगा तो वो सबसे पहला दायित्व जो बनेगा कि वो अपने भाई से पूछे कि वो अपना संपत्ति को बेचना चाह रहा है। अर्जित संपत्ति में ऐसा नहीं है, अर्जित संपत्ति में कोई भी किसी को बेचने के लिए स्वतंत्र है। सवाल है कि मेरे दादाजी की मृत्यु 1986 में हो चुकी है, जमीन का खतियान मेरे दादाजी नारायण मंडल के नाम से है, दादाजी के 4 संतान हैं, मेरे पापा सुरेंद्र मंडल, बड़े पापा जो है और बड़ी बुआ और छोटी बुआ, उनके 4 संतान में से 3 गुजर चुके हैं, सिर्फ एक बुआ जीवित है। तो देखें अभी एक तरह से सभी संतान अगर मान लेते हैं गुजर चुके हैं, तो अगर उनके वंशज हैं तो वो संपत्ति उन्हीं को जो है एक तरह से प्राप्त होगा, है ना। लेकिन अगर कोई भी वंशज नहीं है, मान लेते हैं कि अब 4 लोग में से जो है पहले 4 लोग थे, अब इसमें से इनका हो सकता है कि वंशज 2 है, इनका 1 है, ये भी गुजर गए, ये सारे लोग गुजर चुके हैं, 3 लोग गुजर चुके हैं, इनका जो है 2 है, तो इनके जो वंशज हैं वो तो उसके उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन कोई नहीं है तो बाकी जो संपत्ति, अगर अब एक ही बुआ बची है तो वही जो बुआ है वही उस संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन अगर बच्चे अगर हैं तो बच्चे उस संपत्ति के हकदार होंगे, यानी अगर जो जिनका मृत्यु हो गया उनके अगर कोई एक भी वारिस हैं तो वो उस संपत्ति के हकदार होंगे। सवाल है कि हमारे पुरखों का जमीन है, हमारे गांव में एक आदमी मकान बनाने वाला और पिताजी जो है परेशान है, कोई उपाय बताएं। देखिए हम आपको ये जो है एक तरह से अगर मान लेते हैं कोई मकान आपके संपत्ति में बनाना चाह रहा है तो उस केस में, है ना, आप चाहें तो आपका जमीन है, आप चाहें तो आप जो है एसडीएम के पास इसके संबंधित आवेदन करेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। ये सब सारा प्रक्रिया आपको पहले करना है, ताकि अगर कोई ज़मीन जो है आप वो मकान आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास भी जाकर आवेदन दे सकते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया आपको करना, लेकिन आप उसको नोटिस पहले भेजें। अगर वो आपके ज़मीन को कब्जा करके मकान बनाने जा रहा है तो पहले आप उसको नोटिस करवा दें, उसके खिलाफ एफआईआर करवा दें कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कारण है। आपका जो ज़मीन है उस पर आप मकान बनाने से उसको तो किसी भी हालत में रोकना होगा। तो ये है। रही बात आपकी संपत्ति है, अगर आप मकान बना भी लेगा तो कानूनी रूप से वो एक तरह से अगर आपके पास दस्तावेज है तो संपत्ति का पूरा मालिकाना हक आपका है। कभी भी आप सिविल कोर्ट जाकर जो है ना केस फाइल करके उसका मकान को भी कानूनी रूप से बनाने के बाद भी तोड़कर हटवा सकते हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप उसके खिलाफ क्या करेंगे। सबसे पहला काम करना है आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए। एफआईआर के बाद आप दूसरा कार्य
आप SDM SDO के पास भी जाकर जो है आप आवेदन देंगे, है ना, और आवेदन देके उस पर धारा 144 आपको जल्द से जल्द लगवा देना है, ताकि किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करा सके, है ना। और उसके अलावा भी मान लेते हैं कि जो आप चाहें, तीसरा ऑप्शन ये भी है कि जो जिला कलेक्टर है ना, जो तो उनके पास भी आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहीं से आपका हो सकता है उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, पूछा जाएगा कि आप उस जमीन को क्यों कब्जा करना चाहते हैं, आपके पास क्या कागजात है, क्या दस्तावेज है, आप वहां मकान नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो किसी के जमीन पे जबरन कब्जा करके आप मकान नहीं बना सकते। हाँ, रही बात है अगर मकान बना भी लेगा तो अगर मामला कोर्ट में गया तो फिर तो उसको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं।